दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों बहुत सुन लिया आपने नरेंद्र मोदी के एनडी गठबंधन की तरफ से अब की बार 370 पार, गठबंधन के लिए तो 400 पार का नारा भी आपने सुना। लेकिन क्या वास्तविकता यही है? आखिर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े दावे किस बुनियाद पर कर रही है? या ये बिहार के 2015 के चुनाव की तरह 185 पार और नतीजे 53, दिल्ली में 60 पार नतीजे 8, इसी तरह का दावा तो नहीं है। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा है। पार्टी के अंदर खाने मंथन की खबरें आ रही है, और मंथन सिर्फ भाजपा में ही नहीं बल्कि दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अवस्थित भाजपा कार्यालय में ही नहीं बल्कि झंडेवालान से लेकर नागपुर के रेशम बाग में अवस्थित आरएसएस के कार्यालय में भी चल रहा है। जमीन से फीडबैक हासिल किया जा रहा है, और जो हालात दिखाई दे रहे हैं उन हालातों में भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े को छू जाए, 200 का आंकड़ा यदि छू जाए या पार कर जाए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहुमत का आंकड़ा 272 है, और 272 के साथ 2 बार सत्ता का स्वाद चख चुकी, यानी 2014 में बहुमत से 10 ज्यादा 282, और 2019 में बहुमत के आंकड़े से 31 ज्यादा यानी 303। अब उससे आगे क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी नए इलाके में विस्तार किया, या पुराने इलाकों में गंवाने की स्थिति बनी रही? आज इसी की पड़ताल करते हैं, और यह पड़ताल इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हाल के दिनों में हुए हैं जनता के बीच, राजनीतिक स्तर पर, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई और विपक्ष में बन रहा एक एका यानी गठबंधन, इंडिया गठबंधन लोग कहते हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा और बस यात्रा, उसकी भी चर्चा लोग करेंगे, लेकिन आज बात राहुल गांधी की नहीं, बात नरेंद्र मोदी की नहीं, बल्कि बात लोकसभा चुनाव में वास्तविकता, जमीनी हकीकत पर करने की है। और वो जमीनी हकीकत, उसको प्रभावित करने वाले मुद्दे आखिर कौन से हैं? हालिया डेवलपमेंट्स को देखें तो किसान आंदोलन, बहुत बड़ी जमात, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, यूं कहें कि पूरी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ही गिरफ्तारी, और इन सब के आगे, ईडी के आगे कुछ और चीजें जो दिखाई दे रही है, इस देश के नौजवानों का बढ़ता हुआ गुस्सा। नौजवानों का गुस्सा, चाहे वो अग्निवीर को लेकर हो या किसी और मुद्दे को लेकर, रेलवे की वैकेंसी को लेकर हो या किसी और मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी और महंगाई तो मुद्दा है ही, जाति जनगणना मुद्दा है ही, राम मंदिर भी एक मुद्दा भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है, स्वाभाविक है कि वो भी है। लेकिन क्या इन सब मुद्दों में इतना दम है कि किसी को 272 का आंकड़ा किसी दल को पार करा दे? जी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? राज्यवार परिस्थितियों को देखें तो 2014 में जो नुकसान होता हुआ दिखा उत्तर प्रदेश में और बिहार में 22 की जगह 17 और उत्तर प्रदेश में 71 की जगह 62, उस नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ी भरपाई बंगाल और उड़ीसा ने कर दी थी। राजस्थान में 1 सीट का नुकसान जरूर हुआ, नुकसान नहीं हुआ बल्कि गठबंधन था, लेकिन हरियाणा ने 3 सीटों का फायदा दिया, 7 की जगह 10 का। ठीक इसी तरह से कर्नाटक ने भी 7-8 सीटें बढ़ाकर दे दी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर 2019 में 272 का आंकड़ा आसानी से पूरा हो गया। लेकिन अब जो हालात हैं, राज्यवार भारतीय जनता पार्टी कहां कहां बहुत ज्यादा गंवाने की स्थिति में है, यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गल्ला लूटने की स्थिति में है, तो उन राज्यों में सबसे पहला नाम आता है कर्नाटक। याद रखिए, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की जोड़ी। कर्नाटक में कांग्रेस ने एक अमित शाह खड़ा कर लिया है। अपनी पार्टी के अंदर अमित शाह के स्तर का, उतने बड़े लेवल का एक पोल मैनेजमेंट की पूरी टीम खड़ी कर ली है। इतना बड़ा पोल मैनेजमेंट जो बूथ से लेकर तालुका तक और तालुका से लेकर प्रदेश तक दिल्ली को काफी हद तक निश्चिंत कर रहा है। 28 में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी, लेकिन आज जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों तक पहुंचती है तो करिश्मा होगा, 5 से ऊपर जाती है तो करिश्मे से भी की जगह नया वर्ड इजाद करना होगा। लेकिन बात कर्नाटक की ही नहीं है, महाराष्ट्र
वो महाराष्ट्र जिसने गठबंधन के साथ 48 में 41 सीटें दी थी, लेकिन अब जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी अपनी 23 सीटें बचा ले और 23 सीटों का 1/3 सीट भी क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हासिल करने की स्थिति में है, यानी 7 या 8 सीट। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वो साफ कहते हैं कि छोड़िए तमाम तरह के गोदी मीडिया के सर्वे, जमीनी हकीकत यह है कि गुवाहाटी मॉडल की सरकार तीन पहिए के आधार पर चलने वाली एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की ईडीए सरकार, ईडी का नाम दिल्ली में है, पहले ईडी सरकार ही थी वहां, एकनाथ देवेंद्र सरकार, और अब ईडी के बाद ईडीए सरकार वहां चल रही है, एकनाथ, देवेंद्र और अजीत पवार। उस सरकार का जनता के बीच कितना इकबाल है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बीएमसी का चुनाव नहीं कराया गया, टालने के बहाने ढूंढे जाते रहे, और मुंबई जैसी महानगरी के पास अपनी नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य अभी नहीं है, लंबे अरसे से नहीं है। नितिन गडकरी के सिवा दूसरी सीट कौन सी है, यह हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं कि दूसरी सीट लाने में राजनीतिक विश्लेषकों के ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी पसीने छूट रहे हैं, जिसे वे दावे के साथ फिंगर टिप पर बता सके कि दूसरी सीट कोई भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है कि जीत ले। उस हालात में 7-8 तो मैंने ज्यादा बता दिया। वास्तविक आंकड़े के लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। इससे आगे बढ़कर देखते हैं राजस्थान की परिस्थितियों को। देखिए, राजस्थान की परिस्थितियां साफ इशारा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अंदर खाने मतभेद है, वही मतभेद, उसी स्तर के मतभेद जो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। वो मतभेद सत्ता के कारण था, सत्ता चली गई, सत्ता के साथ वो मतभेद भी विसर्जित हो गया, क्योंकि अब अगली सत्ता की बारी 5 साल बाद आनी है और 5 साल बाद 80 पार के होंगे अशोक गहलोत। लिहाजा उस मतभेद के लिए अब कोई जगह नहीं है। अब जो मतभेद है वही मतभेद, सत्ता वाला मतभेद, वो राजस्थान में किसी से भी पूछे, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी आम आदमी बता देगा कि वसुंधरा राजे और दिल्ली दरबार के नॉमिनी कहे जाने वाले भजनलाल शर्मा, इन दोनों के बीच, भजनलाल शर्मा से दरअसल मतभेद नहीं, मतभेद भजनलाल शर्मा से की हैसियत इतनी बड़ी नहीं है, उनकी राजनीतिक हैसियत, भले ही संवैधानिक रूप से वो मुख्यमंत्री हो, संवैधानिक हैसियत उनकी बड़ी है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव उनका जितना बड़ा है उस आधार पे कह सकते हैं कि इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि वसुंधरा राजे के जनाधार को चुनौती दे सके। भाजपा बिखरी हुई है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सीट फंसी हुई है, और उतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी फंसे हुए हैं, बाड़मेर जैसलमेर का इलाका भी फंसा हुआ है, तो जयपुर शहर में भी सीट फंसी हुई है। कम से कम 10 से 12 सीटें बहुत कड़े मुकाबले में है, और कांग्रेस पार्टी राज्य की 25 में से 21 या 22 सीटें बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। नतीजा कुछ भी हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि मोमेंटम में ओल्ड पेंशन स्कीम भी वहां है जो चुनावी मोमेंटम को बना सकती है, किसानों का मुद्दा भी है, नौजवानों का मुद्दा भी है, और जाट, गुजर, मीणा, राजपूत, ये सब स्थानीय जो जातीय समीकरण होते हैं, उन समीकरणों में भी इस बार कम से कम कांग्रेस पार्टी बीजेपी को मात देते हुए दिख रही है। राजस्थान से आगे बढ़कर देखने की कोशिश करते हैं। हरियाणा किसान आंदोलन और महिला पहलवान आंदोलन, इन दोनों से इस कदर प्रभावित रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गुड़गांव, फरीदाबाद की पार्टी होने का लेवल हरियाणा में लगा हुआ है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी नीचे रसातल के हद तक पहुंच गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ, गोरखपुर और गाजियाबाद की पार्टी कहा जाने लगा था। लेकिन हरियाणा में यदि गुड़गांव, फरीदाबाद की पार्टी कहा जाए और फरीदाबाद की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर निश्चिंत ना हो, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्वखाप पंचायत ने किस प्रकार के हालात पूरे हरियाणा के गांव, कस्बों से लेकर उभरते हुए मेट्रोपॉलिटन सिटीज गुड़गांव तक और फरीदाबाद तक भी बना करके रख छोड़ा है। नूह मेवात की कोशिशें भी कामयाब नहीं हुई। कोशिशें दरअसल किसानों के जज्बे की, महिला पहलवानों के जज्बे की, और इन सब से आगे बढ़कर रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे जब आम आदमी के मुद्दे के साथ जुड़ जाए, और इसके साथ ही ये सवाल जब हरियाणा के गांव गांव में पूछा जाने लगे कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इस देश में ये नौबत क्यों आई कि एक भी जाट मुख्यमंत्री
किसी भी राज्य में, ना तो दिल्ली में, ना उत्तर प्रदेश में, ना हरियाणा में और ना ही राजस्थान में। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि एक भी जाट मुख्यमंत्री इस देश में नहीं है? सवाल जाट अस्मिता का भी खड़ा हो रहा है। थोड़ा हरियाणा से आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो छोटे राज्य की कल ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगा। उत्तराखंड में भी 1-2 सीटों पर संकट है, हिमाचल प्रदेश में भी बड़ा संकट है बीजेपी के सामने, लेकिन सीटें कम है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा किया। 7-0 का स्ट्राइक रेट बीजेपी के पास 2 चुनावों से था, 2014 और 2019 में। लेकिन अब ना तो अच्छे दिनों की आस दिल्ली वालों को है और ना ही बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक के सहारे राष्ट्रवाद में, चुनावी राष्ट्रवाद में सेना के शौर्य का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो घालमेल करने की कोशिशें होती है, चुनावी घालमेल, नैरेटिव का घालमेल, वो परिस्थितियां विद्यमान है। आज तो दिल्ली ये देख रही है कि उसके लिए, गरीबों के लिए स्कूल में शिक्षा का इंतजाम करने वाला शिक्षा मंत्री जेल के अंदर, सलाखों के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के आम लोगों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम करने वाला व्यक्ति सलाखों के अंदर, और अंततः दिल्ली का मुख्यमंत्री भी सलाखों के अंदर। ये हालात लोग देख रहे हैं, दिल्ली के हालात। कहना नहीं होगा कि भोजपुरी गायकों से मामला सिमटने वाला नहीं है। और दिल्ली से आगे चले, अरविंद केजरीवाल के राज्य से आगे चले, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के इलाके से आगे बढ़े, तो जरा झारखंड की परिस्थितियों को देखिए। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की हालत यह हो गई है कि ढुल्लू महतो के सहारे भाजपा अपनी ढुलमुल नीतियों को, भाजपा अपने ढुलमुल जनाधार को ढुल्लू महतो के सहारे बचाने की कोशिश कर रही है। अब ढुल्लू महतो ढुलमुल जनाधार को कितना बचा पाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से माइक और कैमरा ऑन कर जब पूछा जाता है तो सारी परिस्थितियों का बयान करते हैं कि ढुल्लू महतो के सहारे ढुलमुल जनाधार नहीं बचेगा। उस राज्य में नहीं बचेगा जिस राज्य में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती हो। इस देश के अपने बूते बने, अपने सीएम पद के चेहरे के साथ जनादेश हासिल कर चुके जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के, यानी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, और उसके बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की भावनात्मक अपील, जयंत सिन्हा जैसे नेता, यशवंत सिन्हा के बेटा का टिकट काटा जाना, धनबाद की सीट पर ढुल्लू महतो का प्रयोग, ये क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी हाराकिरी पर उतारू है? अब हाराकिरी पर उतारू है या भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भाजपा में कई भाजपा हो गई है? ये सारे सवाल उस दौर में खड़े हो जाते हैं जिस दौर में सहानुभूति लहर पर झारखंड भी सवार दिखता है। लेकिन बड़ा डेंट तो झारखंड के पड़ोस में लग रहा है, और वो डेंट बीजेपी के जनाधार में लग रहा है पश्चिम बंगाल में, जहां जनाधार के बूते नहीं, जहां पार्टी बेस के बूते नहीं, बल्कि पार्टी एक अजीब तरीके के चुनावी हिंदुत्व को बांग्ला समाज, बांग्ला मानसिकता के बीच में अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी। वो अंदर ले जाने में कामयाब नहीं हुई। थोड़ी कामयाबी मिली, थोड़ी कामयाबी थी, थोड़ा फसाना था, थोड़ा नैरेटिव था, और थोड़ा पुलवामा बालाकोट का असर था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2 से 18 पर पहुंचा दिया। अब 18 से वापस 2 पर आएगी, 4 पर आएगी, 1 पर आएगी, 6 पर आएगी, जितने पे भी आए, 2 अंकों में भारतीय जनता पार्टी का जाना पश्चिम बंगाल में फिलहाल संभव नहीं दिख रहा। ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत अटैक, महुआ मोइत्रा पर ईडी की कार्रवाई, और इन सब से आगे बढ़कर मणिपुर पर मौन रहकर संदेश खाली को मुद्दा बनाने की कोशिश उस बांग्ला समाज के लोग कभी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है जिस बांग्ला समाज ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी जनसंघ के संस्थापक, उनको कभी बंगाल की राजनीतिक जमीन पर, आजाद भारत में पैर नहीं रखने दिया। और आज की तारीख में जब इंडिया अलायंस है, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस दिख रहा है, एक तरफ ममता बनर्जी 42 सीटें उनकी टीएमसी लड़ रही है, उनके भतीजे के खिलाफ ईडी आई, उनकी पार्टी के नेताओं को ईडी के द्वारा तंग किए जाने की कोशिशें हुई। वहीं इंडिया गठबंधन का दूसरा कंस्टिट्यूएंट बिल्कुल केरल मॉडल के तर्ज पर कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस भी लड़ रहा है। कुछ सीटों पर दोनों में स्ट्रेटेजिक अलायंस दिखता है, और स्ट्रेटेजी किसके लिए? टू चेक बीजेपी, टू चेक एंड मेट बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को सीधी लड़ाई में जहां हराने की बात है, वहां सीधी लड़ाई में टीएमसी,
और जहां सीधी लड़ाई के साथ साथ ऐसा टीएमसी को लग रहा है कि जो 2, 4, 5, 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर टीएमसी बीजेपी के वोट को काटकर लेफ्ट कांग्रेस का रास्ता साफ करे, वहां वो करती हुई दिखाई दे रही है। यूसुफ पठान चौके छक्के लगाने के लिए बंगाल नहीं गए, बल्कि यूसुफ पठान चौके छक्के लगाने की कोशिश करने वालों को रोकने के लिए गए। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। उड़ीसा में भी 1 से बढ़कर 8 पहुंच गई थी बीजेपी। क्या हुआ? अंतिम समय तक जो डेस्परेट अटेम्प्ट हुआ, जो बेहद गठबंधन को करीब बताया जा रहा था, बेहद करीब गठबंधन होने के, कि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में अलायंस हो जाएगा। नवीन बाबू माहिर खिलाड़ी सियासत के, उड़ीसा के उड़िया मिजाज को समझने वाले, इस तरह के मिजाज को समझने वाले कि पुरी के बीच पर कब तूफान आता है, कब साइक्लोन आता है, कब सुनामी आती है, उड़ीसा की सियासत की सुनामी कब आती है, कैसे आती है और किसके पक्ष में आती है, उससे ज्यादा नवीन बाबू को इस बात की समझ है कि किसके खिलाफ सुनामी चलती है। और उस खिलाफ चल रही सुनामी के हालात यदि उड़ीसा में बीजेपी के लिए है, तो भला उसके साथ साथ उस सुनामी में खुद बह जाने के लिए नवीन बाबू क्यों जाते बीजेपी के पास? अंतिम दौर में झटका दे दिया, हाथ झटक दिया और गठबंधन करने की बजाय राज्य की जनता के सामने यह विकल्प रखना ज्यादा उचित समझा कि अभी जनता यह तय करे कि बीजू जनता दल का मुकाबला कांग्रेस कर रही है कि भाजपा कर रही है। और इस उलझन में भाजपा 0 पर जाएगी, 1 पर आएगी, 2 पर आएगी, ये भाजपा वालों को भी नहीं पता। जनता ही तय करेगी और 4 जून को सामने आएगा। इतना तय है कि 8 सीटों का आंकड़ा फिर 8 सीटों पर नहीं पहुंचेगा। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह नीचे जाने की स्थिति में है। बिहार में भी 4 से लेकर 8 सीटों के नुकसान की बात कही जा रही है। जो 17 सीटें मिली थी, 17 बीजेपी इस बार लड़ रही है, 17 में 17 हासिल हो जाएगी, ये बहुत उम्मीद लोगों को नहीं है। लेकिन 4 से 8 का नुकसान की जो बातें कही जा रही है, उस नुकसान का पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन नुकसान के हालात में भरपाई कहां से होगी, अब जरा इसे भी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नुकसान को बंगाल और उड़ीसा से भरने का काम 2019 में किया था, लेकिन अब कोई नया एवेन्यू, कोई नया स्टेट बीजेपी ने नहीं खोला। चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन जरूर हुआ, उसका फायदा चंद्रबाबू नायडू थोड़ा बहुत उठा लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। तेलंगाना की 4 सीटों में 1 सीट कहीं निकल जाए तो यह अपने आप में बड़ी बात होगी, लेकिन क्या एमके स्टालिन के राज्य में बीजेपी की जमीन बनी? प्रधानमंत्री के इतने दौरे ने कोई जमीन बनाई? हालात नहीं दिखते। गोदी मीडिया भी ऐसे हालात बनाते हुए नहीं दिख रहा है। केरल में कोई जमीन बनी? जी नहीं, उल्टा कर्नाटक की जमीन चली गई। तेलंगाना में मार्जिनलाइज होने की नौबत आ गई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 में 28 जीती हुई है, वहां से 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट जितनी भी हो, कम ही हो सकती है, बढ़ नहीं सकती। गुजरात में 26 में 26 जीती हुई है, कम ही हो सकती है, बढ़ने के सवाल तो है ही नहीं, क्योंकि 26 से बढ़ के कोई 28 कैसे जीत लेगा। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। 80% की सफलता दर भारतीय जनता पार्टी की अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ है। अगर इस रफ्तार को वो मेंटेन भी कर ले, उस हालात को मेंटेन भी कर ले, तो जो नुकसान कर्नाटक में, जो नुकसान तेलंगाना में, जो नुकसान राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, वहां भी जितेंद्र सिंह की हालत अच्छी नहीं है, डीओपीटी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, मणिपुर और बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में जो नुकसान दिखाई दे रहा है, इसके बदले में कोई नया राज्य भारतीय जनता पार्टी को पनाह देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और महाराष्ट्र के नुकसान की यदि बात की जाए तो उसकी तो पूछिए ही मत कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी सीटों का नुकसान होगा। वहां तो सट्टा बाजार में आने वाले समय में आपको सट्टेबाजी होते हुए दिखेगी। आमतौर पर सट्टा बाजार में सट्टेबाजी होती है कि कौन सी टीम क्रिकेट मैच जीतेगी। ब्रिटेन में लैडब्रुक्स जैसे कुछ बड़े सट्टा बाजार के खिलाड़ी हैं, लेकिन भारत में राजस्थान का चुनाव आता है, फलौदी के सट्टा बाजार की चर्चा होती है। लेकिन मुंबई के सट्टा बाजार में बस पहला दूसरा चरण बीतने दीजिए, इस बात पर चर्चा नहीं होगी कि कितनी सीटें इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी वहां जीत रही है, यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का गठबंधन जीत रहा है। चर्चा इस बात पर होगी कि नितिन गडकरी के अलावा बीजेपी से दूसरा कौन जीत रहा है। तो इस हालात में जब भारतीय जनता पार्टी के सामने परिस्थितियां ये है कि 80 से 110 सीटें तक उसकी कम हो सकती है,
तो फिर भारतीय जनता पार्टी 370 का नारा क्या खुद को मुगालते में रखने के लिए दे रही है या जनता को मुगालते में रखने के लिए दे रही है? नरेंद्र मोदी मुगालते में रखने में उस्ताद है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और हाल ही में उन्होंने एक उदाहरण सुनाया। एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने कहा कि ट्रेन में उनकी जवानी के दिनों में की कहानी वो सुना रहे थे कि ट्रेन में जब वो चलते थे, सीट नहीं मिलती थी तो किसी का हाथ देखना शुरू कर देते थे। तब लोग उन्हें कहते थे कि अच्छा है, कोई पंडित जी आइए पंडित जी बैठिए, हम लोग का भी हाथ देख दीजिए। तो मुगालते में रखने में नरेंद्र मोदी उस्ताद है। इसकी एक झलक नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से खुद बताई है। लेकिन क्या जनता को, 140 करोड़ की आवाम को, 97 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को क्या वो मुगालते में रख पाएंगे? उम्मीद तो लगती नहीं है। वैसे भी 10 साल का कार्यकाल, और 10 साल के कार्यकाल में उनका काम बोलता है या उनका कारनामा बोलता है, इसका फैसला 7 चरणों में 543 लोकसभा सीटों के मतदाता करने की स्थिति में है। और जब वो करने की स्थिति में है, तब चाहे नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएं, तब चाहे चिराग पासवान उनके साथ आ जाएं, तब चाहे अजीत पवार या एकनाथ शिंदे आ जाएं, तब चाहे जयंत चौधरी आ जाएं, बहुत विशेष फर्क इसका पड़ता नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा, अगले 2 महीने बताएंगे। याद रखिए 60 दिन, 4 अप्रैल को आज हम आपसे मुखातिब हैं इस मुद्दे पर, और 4 जून को आपके सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जनादेश होगा। तब उस दिन आपको पता चलेगा कि 370 का नारा, 370 सीटें जीतने की कवायद और वो नैरेटिव हकीकत है या फसाना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।